हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरकेडवी में। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है भारत का संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था का। तो इस चैप्टर में हमारा चल रहा है अभी संविधान सभा। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा में हमारा चैप्टर खत्म हो गया था कि संविधान सभा के इलेक्शन हो चुके थे और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हो चुकी थी और दूसरी बैठक 9 दिसंबर और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हो चुकी थी और अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था 9 दिसंबर को और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष बना दिया गया था। और ये जो संविधान सभा अपनी कार्य प्रणाली स्टार्ट करती है और संविधान का निर्माण करना स्टार्टिंग कर देती है। तो हम पढ़ेंगे आज के इस चैप्टर में कि संविधान सभा की कार्य प्रणाली क्या रही और संविधान निर्माण में वो अध्यक्ष बनने के बाद में क्या क्रियाशील या क्या उसकी प्रक्रिया रहती है। ठीक है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव की अगर बात आती है, उद्देश्य प्रस्ताव की बात आती है तो JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया था, पेश किया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है दोस्तों, पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव में ये रखा गया कि भारत का संविधान बनाया जा रहा है तो संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का पर्पज क्या है। उद्देश्य में यानी कि संविधान के अंदर क्या क्या शामिल किया जाएगा और भारतीय संविधान का उद्देश्य इस उद्देश्य प्रस्ताव में सभा के सामने पेश किया गया कि जो हम संविधान सभा में संविधान बना रहे हैं उस संविधान का क्या भूमिका रहेगी, देश के प्रति क्या भूमिका रहेगी, देश के नागरिकों के प्रति क्या भूमिका रहेगी। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो किसमें थी? उद्देश्य प्रस्ताव में। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, क्लियर। कौन सी तारीख को पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को। अब एक और तारीख इसमें 22 जनवरी 1947 को। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया तो 22 जनवरी 1947 तक 22 जनवरी 1947 तक उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा की गई। भाई हाँ, ये उद्देश्य जो संविधान का जो उद्देश्य है, क्या इसका पर्पज है, तो उस पर चर्चा की गई। कब तक? 22 जनवरी 1947 तक। और 22 जनवरी 1947 को संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, उसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। ठीक है भाई, जो आप संविधान बना रहे हो उसका ये उद्देश्य हमको एग्री इसके लिए, तो सारी संविधान सभा के सारे सदस्य उसके लिए एग्री हो चुके थे। ठीक है दोस्तों, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा मान लिया गया या पारित मान लिया गया। ठीक है दोस्तों, अब उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया, इसके बीच में एक घटना होती है कि भारत को आज़ाद करने की जो वो थी, तो पूरी तरह से क्लियर हो चुका था कि भारत को आज़ाद किया जाएगा। तो आज़ाद से पहले ही संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा गठित कर दी गई और आज़ादी के बाद में भारत को चलाने के लिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया चालू थी। तो उससे पहले क्या होता है, संविधान का स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो जाता है। स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित होता है वो कब होता है, पता है आपको? 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है 1947 में। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा का स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है
1947 में, और एक होती है 3 जून 1946 को। 3 जून 1946 को क्या होता है, माउंटबेटन योजना आती है। माउंटबेटन योजना आती है कब, 3 जून 1900 माउंटबेटन योजना। ठीक है दोस्तों, माउंटबेटन योजना आती है तो इसमें क्लियर कर दिया जाता है कि भारत के संविधान को अब 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, यानी कि 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा भारतीय संविधान को और भारत को। ठीक है, कि भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनेंट राज्यों में बांट दिया जाएगा। तो पूरा इस टाइम पे पूरी उसमें परिवर्तन आ जाता है। संविधान सभा में अलग सोचने की बात हो जाती है कि भाई अब तो 2 देशों के लिए अलग अलग संविधान बनेंगे, और दोनों देशों के संविधान के लिए अब जो मुस्लिम लीग की जो भूमिका थी वो मुस्लिम लीग भारत की संविधान सभा से अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो तो अब पाकिस्तान की उसमें संविधान सभा में भाग लेगा और वो अलग संविधान बनाएंगे। तो जो स्वतंत्रता अधिनियम यानी कि 3 जून 1946 को जो माउंटबेटन योजना आती है, ठीक है दोस्तों, तो माउंटबेटन योजना का बहुत बड़ा भूचाल आता है किसमें, संविधान सभा के अंदर। सॉरी, ये 47 है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें पूरे देसी राजा भी घबरा जाते हैं, देसी रियासतों में घबरा जाती है। तो इसमें क्या होता है, मुस्लिम लीग तो अलग हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, मुस्लिम लीग अलग हो जाती है भारतीय संविधान से। जो भारतीय हिस्से के जो मुस्लिम लीग है वो तो इसमें रुके रह जाते हैं संविधान सभा में। ठीक है, और देसी रियासतों का क्या हाल होता है, देसी रियासतें सोचती है कि भाई अब तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, भारत को आज़ादी का नोटिस आ चुका है, जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, और उससे पहले उसके तहत 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना पारित हो जाती है। तो ये तो तय हो गया कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बने। तो देसी रियासतों के राजा थे वो क्या होता है, धीरे धीरे संविधान सभा में शामिल होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि संविधान सभा में पहली बैठक में भी वो उसमें नहीं आए थे। संविधान सभा में 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को भी इलेक्शन होने के बाद ही उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। लेकिन माउंटबेटन योजना के बाद में और स्वतंत्रता अधिनियम के बाद में देसी रियासतें के अधिकतर राजा किसमें शामिल हो गए थे, संविधान सभा में। 28 अप्रैल 1947 को एक डेट है, 28 अप्रैल 1947 को इसको क्या होता है, 6 सदस्य यानी कि 6 रियासतों के या 6 प्रांतों के राजा किसमें, संविधान सभा में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, 6 सदस्य किसके, रियासतों के संविधान सभा में शामिल हो जाते हैं। तो शुरुआत कब से होती है, 28 अप्रैल 1947 से, और इसके बाद में लगभग सारे देसी रियासत के राजा संविधान सभा में अपने अपने प्रतिनिधि भेज देते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 जून 1947 को पारित हो जाता है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के बाद में पारित होने के बाद में बिल्कुल वही बात होती है, देसी राजा जो भारत के समर्थन थे वो भारत में शामिल हो गए, और जो पाकिस्तान के समर्थन में थे वो पाकिस्तान की तरफ चले गए, वो संविधान सभा में भाग नहीं लिया उन्होंने। और मुस्लिम लीग का क्या होता है, मुस्लिम लीग 2 भागों में बढ़ जाती है। मुस्लिम लीग 2 भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, एक तो जो भारतीय हिस्से का भारतीय और एक पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो भारतीय हिस्से के जो मुस्लिम लीग थे वो संविधान सभा में रुके रह जाते हैं, और जो पाकिस्तान समर्थन थे वो तो बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं संविधान सभा को, और उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब बात ये कंडीशन ये होती है कि पहले ये बात थी भाई भारत को आज़ाद किया जाएगा तो उसके लिए संविधान निर्माण किया जाएगा, लेकिन चक्कर ये होता है संविधान निर्माण से पहले ही भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। अब भारत को स्वतंत्र कर दिया गया तो भारत की जो शासन व्यवस्था कौन संभालेगा। ठीक है, यानी कि संविधान तो भी बना नहीं है, कानून व्यवस्था भी लागू नहीं हुई है, और जो ब्रिटिश जो शासन था उसने भारत को स्वतंत्र कर दिया। अब क्या होता है, ये संविधान जो सभा थी, संविधान सभा के 2 रूप हो गए थे भाई। जब तक भारत का संविधान पूरा कंप्लीट नहीं होता और भारत में इलेक्शन नहीं होते, जब तक भारतीय जो संविधान सभा थी संविधान बनाने के लिए उसके 2 रूप बना दिए गए। क्या क्या, देखो हमको इसमें समझेंगे। संविधान सभा, ये संविधान सभा का उद्देश्य क्या था,
भाई संविधान का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, अब संविधान का निर्माण करने से पहले ही, कंप्लीट होने से पहले भारत को आज़ाद कर दिया गया। तो नतीजा ये हुआ, इसको दो काम करने पड़े। ठीक है, यानी इसके दो रूप हो गए, दो काम करने पड़ेंगे। एक तो पहला था इसको संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण। ठीक है दोस्तों, संविधान का निर्माण इसको करना पड़ रहा था, यानी कि संविधान का निर्माण का कार्य इसको जो जारी था, जिसका मेन उद्देश्य था। और दूसरा इसका उद्देश्य था भारत की विधायिका के रूप में, विधायिका के रूप में। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे वर्तमान संसद या विधायिका एक ही बात होती है। संविधान सभा का निर्माण का, इस संविधान का निर्माण करना था इसको, और दूसरा काम करना था इसको भारतीय विधायिका का काम। क्योंकि संविधान लागू होने से पहले, संविधान निर्माण से पहले भारत आज़ाद हो गया था। आप इसको समझने की कोशिश करें तो संविधान सभा के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी थी। पहली जिम्मेदारी थी संविधान सभा का निर्माण, संविधान का निर्माण, ठीक है दोस्तों, और दूसरी जिम्मेदारी थी भारत की विधायिका के रूप में कार्य करना। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, दो कार्य कर रहे होते हैं तो संविधान सभा के दो बैठकें होती थी। जैसे एक मान लो जिस दिन संविधान निर्माण के लिए बैठक होती थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, संविधान का निर्माण की जो बैठक होती थी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, यानी कि सभा एक लेकिन दो दो काम, संविधान का निर्माण करना और विधायिका भी संभालनी है, क्योंकि अंग्रेज तो बिल्कुल भारत को स्वतंत्र कर चुके थे। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब भारत की विधायिका के रूप में बैठक होती संविधान सभा की तो इसकी अध्यक्षता कौन करते, जी बी मालवंकर। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सीधा सा, आपको इसमें कोई वो नहीं है, ज़्यादा समस्या नहीं है, समझना है बिल्कुल। संविधान सभा के दो रूप हो गए, संविधान का निर्माण करना जो उसका मेन उद्देश्य था, देश आज़ाद हो गया, अभी इलेक्शन हुए नहीं तो विधायिका के रूप में भी कार्य करने लग गई। जब संविधान का निर्माण करने की बैठक होती तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते, और भारत की विधायिका के रूप में अगर जब इसकी बैठक होती तो इसकी अध्यक्षता कौन करते, जीवी मालवंकर। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी जीवी मालवंकर ही है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब बात आती है मुस्लिम लीग का अलग होना। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम लीग क्या होता है, किससे अलग हो जाता है, संविधान सभा से अलग हो जाता है, क्योंकि उनकी जो मेन मंशा थी भारत की टुकड़े करने की वो पूर्ण हो जाती है और पाकिस्तान भारत से अलग हो जाता है। तो मुस्लिम लीग ने इसका अलग हो गई। मुस्लिम लीग किससे अलग हो गई, संविधान सभा से। मुस्लिम लीग अलग हो गई। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम लीग अलग हो गई तो इसके कितने सदस्य थे, अब देखते हैं हम इसको सदस्य संख्या में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, सदस्य संख्या में परिवर्तन क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, मुस्लिम लीग अलग हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, सदस्य संख्या में परिवर्तन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, सदस्य संख्या में परिवर्तन को हम समझेंगे। ठीक है, सदस्य संख्या, सदस्य संख्या कैबिनेट मिशन के तहत कितनी तय की गई थी, 389। ठीक है दोस्तों, 389 सदस्य संख्या इसकी निर्धारित की गई थी। अब क्या होता है, स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा क्या होता है, माउंटबेटन योजना के तहत क्या होता है, मुस्लिम लीग अलग हो जाता है। पाकिस्तान की जो मांग करने का जो उनका मनसूबा था वो पूरा हो गया और पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग उसके समर्थन में चली गई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 389 में से 90 सदस्य किसके चले गए, मुस्लिम लीग के। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम लीग के सदस्य चले गए 90 इसमें से। अब इसमें कितने बचे, 299 सदस्य संविधान सभा में शेष रह जाते हैं, क्योंकि परिवर्तन करना पड़ा कि भाई सदस्य संख्या को 389 में से 90 सदस्य किस में चले गए,
पाकिस्तान में चले गए और 299 सदस्य 299 सदस्य शेष बच गए। अब इसमें क्या होता है, जैसे पहले कितने थे 296, 296 सदस्य किसके थे, किसके थे, जो ब्रिटिश प्रांतों के। अब इसमें से कितने रह गए, ब्रिटिश प्रांतों में से 229। ठीक है दोस्तों, जो ब्रिटिश प्रांतों की सदस्य संख्या थी 296 शुरू में, वो घटकर कितनी आ गई 229। और जो 93 किसको दे दिए गए थे, देशी रियासतों को। 93 जो सीटें देती गई थी किसको दे दी गई थी, देशी रियासतों को। अब इसमें से घट के कितनी आ गई 70। यानी कि वर्तमान में उस टाइम पे, कब, स्वतंत्रता अधिनियम के टाइम पे 299 सीटें ही रह जाती है। किसमें से 389 में से, कारण 90 सदस्य मुस्लिम लीग में चले जाते हैं, 90 सीटें मुस्लिम सदस्यों पाकिस्तान में चली जाती है, और 296 की जगह 229 क्या आ जाते हैं ब्रिटिश प्रांतों में, ब्रिटिश प्रांतों से, और ये 70 सदस्य आ जाते हैं देसी रियासतों से, रियासतें। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर 299 सदस्य ही रह जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है सभा के महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसमें एक और पॉइंट रह गया, देखो संविधान सभा के जो दो रूप रहे थे, या दोहरी जो संविधान सभा के काम थे, संविधान का निर्माण करना और विधायिका के रूप में, तो ये कब तक चला था 26 नवंबर 1949। ठीक है दोस्तों, ये डेट भी याद रखना आपको कि जो संविधान सभा के दोहरी जो कार्य प्रणाली थी वो 26 नवंबर 1949 तक रही थी। उसके बाद में संविधान लागू हो जाता है और अंतरिम संसद का गठन कर दिया जाता है, और उसमें वही कैबिनेट मंत्री सारी सब कुछ बना दिए जाते हैं, और 26 नवंबर 1949 को इसका खत्म हो जाता है। किसका खत्म हो जाता है, विधायिका खत्म हो जाती है और अंतरिम संसद का गठन कर लिया जाता है, अंतरिम सरकार का गठन कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो सभा के अन्य कार्य, सभा के, संविधान सभा के अन्य कार्य थे। सबसे पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, 22 जुलाई 1947, 1947। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपना लिया जाता है, तिरंगा को अपना लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया जाता है 22 जुलाई 1947। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ही मोस्ट जो डेट है ये 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने का कार्य किसने किया था, संविधान सभा ने ही ये कार्य किया था, और 22 जुलाई 1947 को ये कार्य किया गया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे लिए गर्व की बात है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी डेट होती है 24 जनवरी 1947, 24 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों, 24 जनवरी 1950। ठीक है, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले ही अंतिम बैठक होती है किसकी, संविधान सभा की। संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को 3 काम होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं 3 काम। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से काम होते हैं इस डेट को, सबसे पहले हम समझेंगे। एक काम होता है, पहला काम कौन सा है, राष्ट्रगान को अपनाना, राष्ट्रगान को अपनाना। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रगान हमारा जनगण मन अधिनायक, वो कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। दूसरा काम था राष्ट्रगीत अपनाना। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रगीत को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को ही। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम है वो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत के राष्ट्रपति का चयन।
ठीक है दोस्तों, यानी कि 24 जनवरी 1950 को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेट। एग्जामों में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत के राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, भारत के राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम प्रेसिडेंट यानी प्रथम राष्ट्रपति बने थे 24 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इसकी संविधान सभा की कार्यप्रणाली थी हमने पढ़ा यहाँ तक। और इसमें क्या होता है, संविधान सभा में समितियों का निर्माण किया जाता है, समितियों को अलग अलग काम दिया जाता है। इसमें क्या होता है, 8 बड़ी समिति होती है और 11 छोटी समितियाँ होती है। सबसे इम्पोर्टेंट समितियाँ होती है, 8 समितियाँ होती है। समितियाँ इनका अलग अलग कार्य है सबका, और 8 समितियाँ सबसे बड़ी 8 समितियाँ और 11 छोटी उप समितियाँ। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में समितियों के बारे में। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति जिसने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, संविधान का प्रारूप तैयार किया था, संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था प्रारूप समिति ने। तो अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।